नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मुनव्वर सुल्तान और आप देख रहे हैं सफ़ा ऑनलाइन का ख़ास प्रोग्राम लीगल अवेयरनेस। आज हम बात करेंगे एक इंतहाई अहम टॉपिक पे। गुज़श्ता कई दिनों से पब्लिक पैलेस पर नमाज़ पढ़ने का मसला एक मौजू बना हुआ है, चर्चा है हर जगह। ख़ास तौर पे यूपी की अगर हम बात करें तो जहां लुलु मॉल में नमाज़ पढ़ने वालों की गिरफ़्तारी हुई, वहीं बाज़ और जगहों से भी गिरफ़्तारी की खबर आई और इस तरह लोगों के जहनों में ये बात गर्दिश करने लगी, ये बात मौजूए सुखन बन गई कि पब्लिक पैलेस पर नमाज़ पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। इस टॉपिक के दो एंगल है। एक एंगल शरई है कि शरअन ऐसा करना सही है, सही नहीं है। दूसरा एंगल ये है कि कानूनी तौर पे ऐसा करना कैसा है, कानून की नज़र में कैसा है, और जो कुछ हुआ, जो गिरफ़्तारियाँ हुई, जो कुछ हुआ, इस सिलसिले में माहिरीन कानून क्या कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी मौजू पे और मेरे साथ मौजूद हैं इंतहाई अहम मेहमान, मारूफ एडवोकेट जो लखनऊ हाई कोर्ट और दूसरे हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं, हमारे मोहतरम मेहमान जनाब मुश्तबा शेरवानी साहब। तो मोहतरम, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि अभी लुलु मॉल के हवाले से जो खबर आई जी कि लोगों ने नमाज़ पढ़ी और फिर उन लोगों की गिरफ़्तारी हुई, तो इसको एज़ ए कानूनदां आप किस नज़र से देखते हैं? सबसे पहले तो इस चीज़ को वाज़े करना ज़रूरी है कि जिस चीज़ को हम लोग फंडामेंटल राइट समझे बैठे हैं, फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं जी? फंडामेंटल राइट वो आपका राइट है जो किसी दूसरे के राइट को ओवरलैप नहीं करना चाहिए। भाई आपका अपना राइट है, ठीक है, लेकिन उसको ओवरलैप अगर करता है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो कानून के एम्बिट में आने लगता है। उसके लिए दीगर किस्म के कानून बनाए गए हैं। लुलु मॉल का जहाँ तक मामला है तो एक अजीब व गरीब वाक़या सामने आया कि नमाज का वक्त हुआ, कुछ लोगों ने नियत बांध ली, कुछ उनके साथ जुड़ गए और उसके बाद में साहब एक बवाल बन गया, हाइप बन गई। अच्छा, बवाल और हाइप बनने का एक रीज़न ये भी है कि आजकल क्योंकि मुआशरे में थोड़ी हलचल ज़्यादा है इन सब मुद्दों को लेके, पब्लिक रिएक्ट करने वाले समझिए कि 100 लोग अगर हैं तो 100 में से रिएक्ट करने वाले परसेंट या परसेंटेज में होंगे लोग। ऐसा नहीं है कि हर आदमी आपसे कोई दुश्मनी रख रहा है या आपके ख़िलाफ़ कोई साजिश रच रहा है। उसके बाद सोशल मीडिया का आजकल दौर है, जैसी वो चीज़ें आ जाती हैं तो फिर एक ट्विटर और उसके ज़रिए एक पब्लिक प्रेशर बनाती है पुलिस के ऊपर कार्रवाई के लिए। और आजकल के जैसे माहौल चल रहा है, और लुलु मॉल वाला खासकर जो एपिसोड हुआ उसमें अगर आपको ध्यान होगा तो FIR बाद में लुलु मॉल के ही स्टाफ ने कराई थी। तो अगर जिसकी प्रेमाइसेस है, लुलु मॉल जिसका है, वैसे तो हमने सुना है, मैं तो कभी गया नहीं हूँ, कि दीगर जितनी जगह भी लुलु मॉल है उन्होंने नमाज के लिए अलग से स्पेस मॉल में दे रखी है। मैं तो कभी इत्तेफाक की बात है कभी कहीं किसी लुलु मॉल में जाने का मौका सामने नहीं आया, लेकिन यहाँ पे भी अगर उनका इंटेंशन होता तो वो कोई ना कोई 1000 स्क्वायर फीट के 500 स्क्वायर फीट का प्रेयर रूम बना देते। और अगर नहीं बनाया है, नमाज पढ़ने का ही मामला है, तो ये हमारे ऊपर, हमारे आपके ऊपर मैंडेटरी तो नहीं है कि हम 4 आदमी को डिस्टर्ब करके नमाज़ पढ़ें। मैं कतई ये नहीं कह रहा कि नमाज़ किसी ने पढ़ी तो गलत किया, लेकिन जिस बंदे की जगह है, जैसे अभी ये आपका स्टूडियो है, अगर मैं यहाँ नमाज़ पढ़ूँगा तो पहले आपसे इजाज़त लूँगा। मुझे मालूम है कि आप मना नहीं करेंगे, उसके बावजूद मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं आपसे पूछूँ कि मुनव्वर साहब ये बताइए कि आपकी इजाज़त है कि मैं नमाज़ पढ़ लूँ। हालांकि बहुत से लोगों का इसमें यह रहेगा कि अरे मुनव्वर साहब पूछने की क्या ज़रूरत है। नहीं, हमारा दीनी फ़राइज़ भी ये है कि पहले जो जगह का ओनर है उससे हम पूछें। और सपोज़ करिए अगर वहाँ पे जगह नहीं है तो मस्जिदों की लखनऊ के अंदर खासकर हुए कमी तो है नहीं। और पहले भी अगर हम लोग देखें, पहले के अगर आप दौर में चले जाइए, अभी भी आप जाइए हाईवेज़ के ऊपर, तो हाईवे के किनारे मस्जिदें बनी होती हैं। बहुत से 90% आप हाईवे, जितना हम लोग यूपी में खासकर ट्रैवल करते हैं तो देखते हैं हाईवे के किनारे मस्जिद बनी रहती है। पहले क्या होता था, मुसाफिर आया जाया करते थे तो मुसाफिरों की कन्वीनियंस के लिए मस्जिदें बनाई जाती थी। अगर यही कंसेप्ट होता तो मुसाफिर तो चाहे जहाँ 10 आदमी खड़े हुए, 2 आदमी खड़े हुए, उन्होंने जमात लगा के नमाज़ पढ़ ली, लेकिन मस्जिदें बनाई जा रही थी ताकि उनकी और कन्वीनियंस हो जाए, पानी का इंतज़ाम हो जाए, नमाज का प्रॉपर इंतज़ाम हो जाए जी। तो 2 बातें इसमें मैं पूछना चाहूँगा। एक तो जो ओवरलैपिंग की बात जी, तो ये किस तरह ओवरलैपिंग हुई जी? दूसरी चीज़ जो कही जा रही है कि उनके ऑनर ने किया और बाद में लगा भी दिया कि यहाँ पे कोई नहीं हो, तो ये सब बात की चीज़ है। फर्स्ट टाइम जो हुआ उस टाइम कोई उसका बैनर नहीं लगा था, कोई मना नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी, और उसका जो पिछला रिकॉर्ड था कि और जगहों पे नमाज की जगह हैं, तो अब तक कोई ऐसा था ही नहीं। तो इसको आप फिर देखिए, लुलु मॉल के हवाले से मैं एक बात ऐसी कहूँगा कि हो सकता है कुछ लोगों को तकलीफ़ भी हो जाए। जब से लुलु मॉल खुला है तो हमारे खासकर लखनऊ के 90% मुस्लिम ये सोच रहे हैं कि नाना नया मकान बना लिया है।
जिस हिसाब से उसमें देखने जा रहे हैं, अभी मैंने सुना है, मैंने जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ कि वीक डेज में, वीकेंड की तो बात छोड़ दे, वीक डेज में इतनी भीड़ है कि इंतहा नहीं। उस दिन मैं कैसरबाग चौराहे से आ रहा था तो एक बैटरी रिक्शे वाला आवाज़ लगा था, लुलु मॉल लुलु मॉल लुलु मॉल। तो मैंने सोचा कि कैसरबाग चौराहे से लुलु मॉल जाने में तो इसकी बैटरी अलग डिस्चार्ज हो जाएगी, ये कहाँ इतना लंबा चक्कर मार रहा है। तो खासकर मुसलमानों के कंटेक्स्ट में अगर देखें तो वो समझ रहे हैं कि नाना ने हमारे नया मकान बना लिया है। बहरहाल मुदाखलत कैसे हो रही है? मुदाखलत ऐसे हो रही है कि सपोज करिए ये आपका कलम रखा हुआ है जी, मेरी जिम्मेदारी है कि अगर मुझे कलम यूज़ करना है मैं आपसे पूछूं जी कि क्या मैं आपका कलम ले सकता हूं जी। मुदाखलत ऐसे हो रही है, मैंने एक्चुअल तो वहाँ पे नहीं देखा हुआ क्या था, लेकिन जो प्राइमा फेसाई समझ में आ रहा है कि आपने नमाज़ पढ़ी साहब, हो सकता है पब्लिक का पैसेज ब्लॉक हो गया हो, नमाज पढ़ने की मनाही किसी ने नहीं की है, लेकिन जिस एम्बिट में FIR लॉज होती है वो होती है पब्लिक ऑर्डर में कि साहब पब्लिक ऑर्डर इससे डिस्टर्ब हो रहा है। अब पब्लिक ऑर्डर क्या है? पब्लिक ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन में एक शेड्यूल में दिया हुआ है, स्टेट की लिस्ट में ऊपर के नंबर पे है कि पब्लिक ऑर्डर जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट उसको डील करेगी। पब्लिक ऑर्डर में अभी वो उठा के हमारा ये स्टूडियो बंद कर दें, प्रेमाइसेस बंद कर दें कि साहब पब्लिक ऑर्डर से डिस्टर्ब हो रहा है, आप बाद में उसको जस्टिफाई करिएगा, वो कानून की नज़र से एक दीगर मसला है। लेकिन इशू सिर्फ यही रहता है, वो हर चीज़ को कहते हैं कि पब्लिक ऑर्डर साहब डिस्टर्ब हो रहा है। जैसे कांवड़ की यात्रा जा रही है, कांवड़ की यात्रा से सबको मालूम है कि लोग जैसे निकल रहे हैं, ट्रैफिक में भी वायलेशन हो रहा है और लोगों को दिक्कत भी हो रही है, लेकिन क्या वहाँ पे कोई FIR करने वाला है पब्लिक ऑर्डर की? कंप्लेंट करने को कोई तैयार नहीं है। नमाज जो कोई पढ़ी किसी ने तो सामने वाले ने कंप्लेन कर दी, कंप्लेन की उसके ऊपर एक्शन हुआ। और ये तो नमाज का एक पहलू है, उसके रिपरकशन में जो कुछ नॉन मुस्लिम ग्रुप्स ने कहा कि हम वहाँ के जाके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो आपने उस चीज़ का पेपर में बहुत कम हाईलाइट हुआ, उनको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, उनके सबके बाकायदा नामजद करके उनकी FIR लॉन्च हुई है, उनको भी नहीं अलाउ किया गया बाद में। ये एक दीगर मसला है कि वो उसके बाद का इफेक्ट था, उन्होंने जब कहा, लेकिन फिर भी हुकूमत ने उनको जाने नहीं दिया वहाँ पे। और फिर बाकायदा मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट भी आया कि एक नया मॉल खुला, उन्होंने नाम तो नहीं लिया, उन्होंने कहा एक नया मॉल खुला है, उसमें कुछ लोग डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मुसलमान के खिलाफ करोगे, हिंदू के खिलाफ करोगे, सरदार के खिलाफ करो, उन्होंने कहा जो भी डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। और उनकी बेसिकली कहने का जो सेंस था वो यही था, क्योंकि मुस्लिम तो नमाज़ पढ़ चुके थे, उसके रिपरकशन में जो दूसरी एक्टिविटीज़ होने की थी उसको रोकने के लिए उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। तो लोगों को इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। बड़ा अच्छा बयान था, लोगों ने किया भी उसको। अच्छा, वो क्या ये देखिए, ये हम समझना चाहेंगे आपसे कि जो पब्लिक पैलेसेस जो भी हैं जी, और अब मसला लुलु मॉल का नहीं है, अब तो स्टेशन, ट्रेन, दूसरी जगहों पे भी ये बात आ रही है। तो कानूनी तौर पे क्या अवामी मकामात पर, पब्लिक पैलेसेस पर, या जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है उन जगहों पर नमाज़ पढ़ने या इबादत करने या कोई भी इस तरह काम करने जो छोटे, असल होता क्या है कि नमाज हमारा 5 मिनट 7 मिनट का है, और नमाज़ पढ़ने से वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी या कोई चीज़ वो नहीं हो जाती है, पढ़े और चले गए, बाद में पता भी नहीं चलता कि यहाँ पे हुआ क्या था, ये हमारी पोजीशन होती है। तो क्या कानून में कोई ऐसी मनाही, कोई ऐसी ममानियत डायरेक्ट, या कोई ऐसा कानून अब तक है या नहीं है? डायरेक्ट तो देखिए इस तरह का कोई कानून नहीं है कि आपको कहीं पे रोक दिया जाए कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते, ये नहीं, ऐसा कोई कानून, ऐसा तो कोई मेरी नॉलेज में तो कानून नहीं है जी। लेकिन जो इशू आता है वही बात है कि प्रॉब्लम नमाज पढ़ने से नहीं है। यहाँ देखिए 2 एस्पेक्ट है बिल्कुल सेपरेट। नमाज पढ़ने पे ऑब्जेक्शन नहीं है लोगों को, नमाज पढ़ने के ऊपर जो वो बहाना लेते हैं पब्लिक ऑर्डर का, के साथ पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है। तो कोई यार बेस ये है कि पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो जी। अच्छा, चलिए अब इसी पे बात करते हैं। एक आदमी ट्रेन में है, वो अपनी सीट पे नमाज पढ़ रहा है, यहाँ पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रही है, नहीं हो रही? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो ये चीज़ कानून की ज़द में नहीं है। आप दूसरे क्या बात करेंगे? मैं तो मुस्तकिल सफ़र में रहता हूँ, नैनीताल हाईकोर्ट और देहरादून मेरा मुस्तकिल केसेस के सिलसिले में आना जाना रहता है। आज सुबह भी मैं लौटा हूँ, तो 6:15 की मेरी ट्रेन थी, 7:08 पे सूरज डूब रहा था देहरादून में। तो मैंने उठा के उसके बाद में मगरिब की नमाज़ पढ़ी बाकायदा ट्रेन में खड़े होके, सीट पे क्योंकि जगह नहीं थी, दिन में सब बैठे हुए थे, तो मैं दरवाजे के सामने गया, मैंने खड़े खड़े नमाज़ पढ़ ली जी। भाई 3 रकात कसर वाजिब पढ़ लेते मगरिब के, मैंने पढ़ लिए, हार्डली 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे। उसके बाद में ईशा का वक्त आया, नींद मुझे बहुत तेज़ आ रही थी, मैं सो गया बिना पढ़े। मेरी आँख खुल गई 3:30 बजे तहज्जुद में, तो मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी, तहज्जुद की पढ़ी, और उसके बाद फजर का वक्त हो गया, फजर की पढ़ी। कोई हमको ना पूछने वाला। और यकीन करिए मैं तो इतना ट्रैवल करता हूँ, आपको मैं बताऊँ जितनी मर्तबा होता है जगह नहीं मिलती, तो दरवाजे के सामने मैंने चादर बिछाई, चादर बिछाने के बाद वहीं नमाज़ पढ़ी। यकीन करिए 99% आदमी अगर जा रहा है, उसने देख लिया नमाज़ पढ़ते हुए, तो पीछे हट जाता है।
और उसमें 99 में 100% नॉन मुस्लिम होता है। अब तक का सिर्फ एक वाकया यही रहा है। एक वाकया सिर्फ ऐसा हुआ था कि एक साहब सामने से निकल गए थे, तो मैं ये नहीं कह रहा कि जानबूझ के निकल गए, तो हो सकता है वो समझ ना पाए, हो सकता है कि वो किसी इमरजेंसी में जा रहे हो। तो ज़रूरत है सोच की, सोच को पॉजिटिव रखिए, इंशाल्लाह सब कुछ पॉजिटिव दिखाई पड़ेगा। अब तक जो हमारे मुल्क का मिजाज रहा है, कल्चर रहा है, वो यही रहा है कि जहाँ भी लोगों ने नमाज पढ़ी तो गैर मुस्लिमों ने जगहें दी, जी जी, बल्कि चादरें दी, बिल्कुल देते और आगे रास्ते को रोका जी, कि लोग नमाज पढ़ा, ये सब हुआ है। लेकिन इस वक्त जो हो रहा है ये थोड़ा सा माहौल चेंज हो गया है। बहरहाल यहाँ पे कई गिरफ्तारियाँ अब तक हो चुकी है। बाज़ मज़ामीन में 8-10 वाक़यात को जमा किया है कि अलग अलग जगहों पे, इस तरह कहीं स्टेशन पे, कहीं ट्रेन में, कहीं पुलिस स्टेशन पे, कहीं मॉल में, ये मुख्तलिफ वाक़यात हैं। तो जो गिरफ्तारियाँ इस पर हुई हैं तो वो किन दफ़ात के तहत हुई है, उसको क्या इल्ज़ाम लगाया गया है? देखिए, दफ़े तो मामूली से लगाई हैं, कुछ दफ़ा उन्होंने ऐसे लगा दिए हैं कि साहब ये रिलीजियस ग्रुप्स में डिस्प्यूट करने की कोशिश कर रहे थे। तो जब FIR लिखी जाती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसके जो कंटेंट्स हैं और जो लॉ है वो उसको सपोर्ट कर रहा हो। तो आगे चल के इसीलिए तो कोर्ट्स बनी है। अगर FIR गलत लिखी जाती तो उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करिए, हाई कोर्ट पास पावर है उसको क्वेश्चन करने की, हाई कोर्ट क्वेश्चन कर सकता है उसको। तो मसला सिर्फ इतना सा है कि जब कोई भी FIR अगर लॉन्च हुई तो एकदम से होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। कानूनी एडवाइस दीजिए, वकील को कॉन्टैक्ट करिए, वकील साहब अपनी कोशिश करके प्रिपरेशन करके हाई कोर्ट से स्टे करा देंगे। ऐसे मामलों में आजकल हाई कोर्ट भी समझ रहा है, ये नहीं है कि कोई गवर्नमेंट की तरफ से, मुझे जहाँ तक लगता है ये नहीं है कि साहब गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है कि ये ना करने दिया जाए। एक जैसे माहौल बन जाता है, जैसे आपको याद होगा 2-3 साल पहले इलेक्शन का दौरान था तो लव जिहाद का माहौल बन गया था। वो हर तरफ बिल्कुल ये हो रहा था कि जैसे बस एक सारे के सारे लड़के लव जिहाद में अंदर कर दिए जाएंगे। उसी के दौरान एक गौहत्या का मामला चला था, गौहत्या का भी एपिसोड चला था। तो देखिए होता क्या है कि वक्त के ऊपर स्लोगन्स बदले जाते हैं अपनी पावर को मुस्तकिल बरकरार रखे जाने के लिए। तो ये नहीं है कि हुकूमत से डायरेक्ट कोई फरमान आ रहा है, लेकिन जब माहौल बन जाता है तो पब्लिक भी उसी हिसाब से रिएक्ट करती है, जिनको फ्रिंज एलिमेंट्स कहते हैं। फ्रिंज एलिमेंट्स क्या हैं? अगर किसी ने भी नमाज़ पढ़ी और साहब किसी ने वीडियो बना के भेज दिया उसको, तो आजकल का माहौल ये है कि हर आदमी अपनी स्टार रेटिंग बढ़ाना चाहता है। एक पुलिस वाला भी है, उसने सोचा कि लाओ माहौल अच्छा है और गवर्नमेंट खुश होगी। उसका अपना ऐसा परसेप्शन है कि गवर्नमेंट खुश होगी, भले ही गवर्नमेंट उस चीज़ से नाराज़ हो कि इसने अननेसेसरली एक ऐसा बवाल खड़ा करा दिया जिसके चक्कर में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन स्टार बढ़ाने के लिए भी कुछ लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो इस तरह के दफ़ात लगाए गए जी जी। अच्छा, इस पूरे पस मंज़र में जो माहौल बन गया है बहरहाल, और पता नहीं कब तक ये रहेगा, तो आम मुसलमानों में एक थोड़ा सा खौफ कि वो नमाज़ पढ़ने से झिझक रहे हैं। आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि नमाज का जहाँ तक मामला है तो मैं तो मुस्तकिल सफ़र में, मैंने बताया मुस्तकिल सफ़र में रहता हूँ, मुस्तकिल पढ़ता हूँ। हमें तो आज तक अल्लाह का करम व एहसान है कि हमको तो आज तक किसी ने टोका नहीं कि साहब आप नमाज यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं। और अभी ये जिस दिन का वाक़या है लुलु मॉल वाला, उससे 1-2 दिन पहले की बात है। मैं अमरोहा स्टेशन पर था, तो अमरोहा स्टेशन के ऊपर बेंच खाली थी, मैंने वहीं किनारे बैठा, वज़ू था मेरा, वहीं मैंने बैठ के नमाज़ पढ़ ली, कोई दिक्कत नहीं हुई। आप नज़र में कब आते हैं? नज़र में तब आते हैं आप जब 10 आदमी, अच्छा हमारे यहाँ सिस्टम भी यही है कि जब अगर 2 लोग हैं तो कम से कम जमात में नमाज़ पढ़ें, इसका भाई हम लोगों के ऊपर हुक्म भी है। तो जहाँ ऐसे मामले हैं तो वहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि पब्लिक प्लेसेस पे, जब खासकर मैं किसी से ये नहीं कह रहा कि वो डर जाए या डरने वाली बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। कानून आपके साथ खड़ा है हमेशा, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सारी कोर्ट्स आपके साथ खड़ी हैं। लेकिन मसला इस बात का है कि अगर आप प्रिकॉशन थोड़ा सा ले लेंगे, जैसे ये एक सुनामी है, ये एक तूफ़ान आया हुआ है। तूफ़ान जब बड़ा तूफ़ान आता है तो इंसान अपने घर में थोड़ा सा हो जाता है तूफ़ान से बचने के लिए। तो ये एक माहौल गर्म हुआ है, एक तूफ़ान है। इंशाल्लाह बड़े बड़े चंगेज़ खान और हलाकू और ये वो, इन लोगों ने तो कितने कितने जंगें लिए, जुल्म किया। यहाँ तो अल्लाह का लाख लाख करमो एहसान है कि हिंदुस्तान से अच्छा मुल्क मुझको नहीं लगता पूरी दुनिया में कोई होगा, जहाँ पे आप ये कहते हैं कि साहब बहुत हिंदुत्ववादी गवर्नमेंट है। उसके बावजूद आप ये बता दीजिए कॉमन मुसलमान के अगेंस्ट में क्या हो रहा है जी। भाई अगर कोई ऐसा मसला सामने आता है, कोई अगर गलत कर रहा है, किसी की बिल्डिंग अगर नाजायज़ बनी है, बिल्डिंग गिराने का तो एक सिलसिला अलग चल रहा है, उस वो बहुत एक एलैबोरेटिव टॉपिक है, उस पर मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन अगर सपोज़ करिए कि बस थोड़ा सा पुलिस का एक्चुअली में रोल बहुत इसमें इम्पॉर्टेंट है। टारगेट जिसको कहते हैं कि आप और हम कंप्लेन करें तो हो सकता है उसकी सुनवाई कम हो, हमको कोर्ट दौड़ना पड़े, 156(3) की कंप्लेन देनी पड़ेगी, सब FIR लॉन्च कर लीजिए। और हालांकि पुलिस भी अपने लेवल पे चाहती है कि उसके थाने में कोई भी FIR लॉन्च ना की जाए, लेकिन है क्या कि जैसे कुछ हिंदू संगठन इकट्ठे हो जाते हैं, एकदम से आगे थाने पे प्रेशर बनाते हैं कि FIR लॉन्च करिए, गिरफ्तारी करिए, तो पुलिस उसके प्रेशर में भी कभी कभी एक्शन लेती है। यहाँ पुलिस की एक्टिविटीज़ को मैं जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ,
लेकिन कभी कभी जो माहौल बन जाता है, माहौल के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन भी उसी हिसाब से रिएक्ट करता है। हालांकि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे ईमानदार और ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर्स भी पड़े हुए हैं जो कितनी ही गवर्नमेंट की तरफ से अगर कुछ है भी ज़बरदस्ती तब भी वो काम नहीं करते हैं। तो ज़रूरत है इस वक्त थोड़ा सा बच के रहिए, आपको कोई टोकने रोकने वाला नहीं है। बस ये है कि पब्लिक प्लेस पे इस चीज़ से मेरी तो यही भाई रिक्वेस्ट रहेगी सबसे कि पब्लिक प्लेस के ऊपर थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट्रेन करने की कोशिश करिए। और आज भी पब्लिक में कोई ऐसा सेंटिमेंट आपके खिलाफ नहीं है। बिल्कुल सही। अब वो सोशल मीडिया का थोड़ा बहुत हाव भाव में इंसान बह जाता है, वो बात दूसरी हो जाती है, मगर आज भी 99% आदमी बहुत पीसफुल नेचर का है यहाँ पे। आपने भी एक बात कही कि भाई डरने की ज़रूरत नहीं है, जो वकील हैं या कानूनदान हैं साथ खड़े हैं जी। एक छोटी सी वजाहत हम चाहेंगे आपको कि एक आम आदमी जिसको गिरफ़्तार किया गया, अब वो कोर्ट में पेश होता है या जहाँ भी उसको ले जाते होंगे, मुझे प्रोसेस नहीं मालूम, तो वो तो अपने बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकता होगा। चाहे जाए कि वो कानून के बारे में कहे कि हमको गलत गिरफ़्तार किया गया है और मैं चैलेंज करता हूँ या ये आर्टिकल फला है फला, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो सीधा अंदर जाता है। 2 दिन 3 दिन के बाद घर वालों को खबर होती है, वो कुछ सोचते हैं, कोई मशवरा देता है, तब कोई वकील आते हैं। तो ये जो मरहला होता है, तो कोई कैसे अपने बारे में दिफा कर सकता है? देखिए, कोर्ट्स में अक्सर इस बात की, ये जो बिल्कुल सटीक आपने बात कही, इस बात के ऊपर अक्सर कोर्ट्स में व्यू एक आता है, एक लॉ का सेंटेंस है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। जी। कानून की जानकारी ना होना ये कोई बहाना नहीं है। जी बिल्कुल सही। आप जिस मुल्क में रह रहे हैं, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी में से होना चाहिए कि बल्कि कोर्टें ये मानती हैं कि अगर आप इस कंट्री के सिटीज़न हैं तो आपको इस कंट्री के लॉज के बारे में पूरी नॉलेज होगी। अब अगर हमको और आपको नॉलेज नहीं है तो इसमें किसकी क्या गलती है? ज़रूरत यह है कि कानून के जानकार हैं उनसे मिलना शुरू करिए। ऐसे आप जिस तरह प्रोग्राम कर रहे हैं लीगल अवेयरनेस के, ऐसे लोगों को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। लोगों को आपके प्रोग्राम्स को और ज़्यादा सब्सक्राइब करना चाहिए, सुनना चाहिए, जिससे उनको कम से कम आप लोग जैसे कोशिश कर रहे हैं लीगल अवेयरनेस करने की। ये इशू क्यों आया? क्योंकि पब्लिक लीगली अवेयर नहीं है। अवेयर क्यों नहीं है? किसने रोका है? कोई रोकने वाला नहीं है। हम लोग का मिजाज है, देखिए इस तरीके का। आपको बताऊं, इसमें सब इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, तो इन जनरल कम्युनिटी का मिजाज यही है। इस मिजाज को हम लोगों को ओवरकम करना पड़ेगा, अपने राइट्स को समझना पड़ेगा, अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करना पड़ेगा, और मुआशरे के लिए भी हम लोग की ज़िम्मेदारी, ये हम लोग की भी ज़िम्मेदारी है कि हम लोग कानून के बारे में लोगों को बताएं। और यकीन करिए, मैं तो कोशिश करता हूं कि एक इस तरीके के लोगों को इकट्ठा करके और उनको कम से कम कानून के बारे में नॉलेज दी जाए, ताकि ऑल ऑफ अ सडन अगर किसी के साथ कोई क्राइसिस हो जाती है तो वो कम से कम रिस्पॉन्ड तो कर पाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल। जैसे एक मैं वाक़या बता दूं आपको, तहलका एक मैगज़ीन आती थी। जी जी। मैंने पढ़ा था उसमें तहलका में या किसी मैगज़ीन में 12-14 साल पहले की बात हो गई, पूरे एग्जैक्ट मैगज़ीन मुझे याद नहीं आ रही, वाक़या मुझको याद है। एक आदमी सुल्तानपुर या फैज़ाबाद किसी ज़िले का मामला था, वहाँ से उसके घर पे ऑल ऑफ अ सडन एक लेटर आता है कि तुमको फ़लाँ तंजीम का, एक आतंकवादी लश्कर का नाम था, फ़लाँ तंजीम का तुमको एरिया कमांडर साहब बनाया जा रहा है। उर्दू में लेटर था वो। अच्छा, वो आदमी थोड़ा विजिलेंट था, ऐसा ही होने की ज़रूरत है। उसके दिमाग में कुछ शक बैठा, उसने उठा के फ़ौरन उस लेटर को SSP साहब को लिखा और एक रिप्रेजेंटेशन दिया कि साहब इस तरीके का मेरे घर पे एक लेटर आया है और मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। अब हो सकता है कोई उसके ऐसे दुश्मन हो जिन्होंने ऐसा काम किया उसको फंसाने के लिए। कुछ दिन के बाद में उसके यहाँ छापा पड़ता है और वो लेटर बरामद होता है और ये होता है उसके ऊपर एलिगेशन कि ये फ़लाँ आतंकवादी संगठन का साहब ये अपॉइंटमेंट लेटर बाकायदा लेके घूम रहा है और ये वहाँ का एरिया कमांडर है। मुझे एग्जैक्टली मैगज़ीन याद नहीं आ रही है। बाद में वो मुकदमा चला 5-6 साल, जितने भी साल चला हो, और उसके बाद कोर्ट ने उसको एक्विट किया सिर्फ इसी बेसिस पे कि उसने इनिशियली SSP साहब को कम्युनिकेट कर दिया था इस साजिश के बारे में। रिज़ल्ट क्या हुआ कि बच गया। अगर वो कम्युनिकेट ना करता तो शायद वो अपनी बेगुनाही कोर्ट के सामने पेश ना कर पाता। तो हमको और आपको, या हिंदू मुस्लिम किसी रिलीजन का आदमी हो, उसको लॉ के बारे में जानकारी, लीगल प्रोसेस के बारे में जानकारी ज़रूर लेनी चाहिए, लोगों से मशवरा करना चाहिए और मुस्तकिल ऐसे प्रोग्रामों में शिरकत करनी चाहिए जो इस तरीके को मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपके बात करने से बहुत फ़ायदे हुए और ख़ुद ज़ाती तौर पे मुझे फ़ायदा हुआ और हमारे नाजरीन भी इस फ़ायदे को महसूस कर रहे होंगे। तो नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा ख़ास प्रोग्राम लीगल अवेयरनेस, और मेरे साथ मौजूद थे जनाब मुश्तबा शेरवानी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट लखनऊ। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए
तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पैगाम को दूर तक पहुंचाइए। हमारी कोशिश हम सब की भलाई के लिए है और हम सब के अंदर बेदारी लाने के लिए है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।